हम्म। हेलो दोस्तों। आज हम इस टॉपिक में टू द पॉइंट चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कई वर्षों से हमारे देश में प्रश्नों के साथ खड़ा हुआ है। इसकी कितनी जरूरत है और यह क्यों इतना बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है। ऐसे इतने इससे संबंधित उन तमाम सवालों को उठाकर एक एक करके हर सवाल पर चर्चा करेंगे व जानकारी को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस विषय पर इतनी गहन चर्चा करने की कोशिश में हूँ। तो अगर देखा जाए तो देश में बहुत सारे ऐसे चर्चा लायक विषय हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं यूसीसी के बारे में चर्चा करूंगा। इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं वैसे कि यह क्या है। दूसरा प्रश्न इससे बनता है कि इससे संबंधित चर्चा हम कहाँ से करते हैं। क्या इसके कुछ संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान है? तो हाँ है, उसके बारे में हम चर्चा तो करेंगे ही। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इससे देश में लागू होने से क्या फायदा हो सकते हैं। इससे फायदा क्या हो सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि अगर फायदा है तो इससे कुछ क्या समस्याएं भी हैं इससे लागू होने से। और इन्हीं समस्याओं से मिलते जुलते हुए एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या इन्हीं समस्याओं से के कारण गवर्नमेंट इसको लागू कर पाने में थोड़ी असमर्थता दिखा रही है, या लागू तो होगा लेकिन इसमें कुछ समय लग रहा है, अगर ये समस्याओं से निपटा जा सके तो। और हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं कि अगर इतनी सारी समस्याएं हैं और ये इसमें कुछ फायदा भी इतने हैं, तो हम क्या समाधान कुछ ढूंढ सकते हैं इसमें। और इन कुछ सवालों के साथ इस यूसीसी के बारे में हम 365 डिग्री चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक सामान्य नागरिक इस यूसीसी के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हमारे पास रहे, ताकि हम किसी भी जानकारी से अभावित ना रहें, या हमारी जानकारी मतलब उथले स्तर की ना रहे। ठीक है, तो हम सीधा टू द पॉइंट अपने टॉपिक में आते हैं कि यूसीसी है क्या, है ना। पहला सवाल तो हमारा यही था कि यूसीसी क्या है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यूसीसी क्या है। इसके बारे में अगर जो हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं बताऊं तो यूसीसी जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि और इसकी जरूरतों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालना लाजमी होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारे हमारे देश में धर्म है, कई जाति के लोग हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो मौजूदा जितने भी धर्म है ना, सभी के धर्म के निजी कानून हैं। सभी धर्मों के निजी कानून है। और किस बारे में निजी कानून है अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा आपको। तो आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि सभी धर्मों के कुछ निजी कानून है, यानी लोग अपने अपने धर्म के निजी कानून का अनुसरण करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, है ना, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, या फिर चाहे जैन हो, या फिर क्रिश्चियन हो, है ना। तो ये सारे जितने अपने देश में अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं, इनके धर्म से संबंधित मामले कुछ अपने निजी कानून है, उन्हीं का ये पालन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि इसमें इन तमाम बिखरे जो कानून है, जैसे कि संपत्ति है, विवाह है और तलाक के जो नियम है, हिंदू मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग होते हैं। मैं वही बात कर रहा था एक्चुअली कि ये धर्म के जितने भी निजी कानून है, ऐसे कौन से और किस किन बारे में निजी कानून है। तो मैं बात करता हूँ कि जैसे संपत्ति से संबंधित कुछ हो गया, है ना, विवाह से संबंधित हो गया, या फिर तलाक से संबंधित हो गया, और अन्य ऐसी चीजें हैं जिसको हम बच्चा गोद लेने की, है ना, नियम कानून हो गए, या फिर संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से, आपस में संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ नियम कानून हो गए। वो अलग अलग धर्म के अलग अलग है ना। और जब अलग अलग धर्म के अलग अलग है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि भेदभाव वाली समस्या होती है, ऊंच नीच वाली समस्या हो जाती है ना। और इनसे सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा सांप्रदायिक विचार बहुत ज्यादा फैलते हैं। हम अगर बात करें, अगर एक संहिताबद्ध रूप में बात करें, तो हिंदू सिख बौद्ध के नियम हिंदू सिविल लॉ के तहत संचालित होते हैं, और हिंदू मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में जरूर बात करेंगे। अब इसमें यह है कि इसमें इन तमाम बिखरे जो कानूनों का ना, अब बात आता है कि यूसीसी क्या है। एक्चुअली हमको तो पता है कि यूसीसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि इतने जो बिखरे हुए कानून हैं इनको हमको संहिताबद्ध करना है। कि जैसे कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, जैन के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग। तो इन समस्त कानूनों को खारिज करके और एक नया कानून बनाते हैं, जिसमें सब आ जाएंगे, कि मुस्लिमों का भी, जैन का भी, पारसी का भी, हिंदुओं का भी, सबके लिए एक नया कानून बनेगा जो एक ही होगा, एक समान होगा। उसको हम बोलते हैं यूसीसी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में बोलते हैं इसको एक समान नागरिक संहिता, है ना। तो अभी हमको पता चल गया होगा कि एक समान नागरिक संहिता क्या होती है, कि इसमें इन तमाम बिखरे कानूनों को संहिताबद्ध कर पर्सनल कानून की जगह एक समान कानून बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, बच्चा गोद लेना हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, जिसमें हर धर्म, जाति, लिंग के लोग शामिल होंगे।
है ना। अगर हम बात करते हैं कि सर हमको इतना समझ में आ गया कि यूसीसी क्या है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है यूसीसी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, नहीं लाएंगे तो समस्या क्या होगी, अभी तो थोड़ा सा जान गए, लेकिन आने वाले टॉपिक्स में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। कि अगर कोई पूछे कि सर हमको तो पता चल गया मोटा मोटा, लेकिन अगर कोई पूछे कि यूसीसी के एक पुख्ता परिभाषा बताओ, तो सर हम क्या बताएंगे? कि संपत्ति बंटवारे से संबंधित या मतलब कि विवाह और तलाक से के संबंधित एक समान नियम कानून है सबके लिए, तो हाँ, लेकिन एक हम संहिताबद्ध रूप में इसकी परिभाषा को देखें तो हम बोल सकते हैं कि धर्म, नस्ल, है ना, स्थान, भाषा, धर्म, नस्ल, स्थान, भाषा से परे प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून की वकालत करती है यूसीसी। मतलब धर्म, नस्ल, स्थान, भाषा से परे, है ना, सभी नागरिकों के लिए एक समान एक समान कानूनों की वकालत वकालत करती है यूसीसी। ठीक है, तो अपने को इतना पता चल गया। और धर्म, नस्ल, स्थान, भाषा से परे का मतलब है कि इनसे परे तो मतलब विवाह से संबंधित, जो मैंने आपको बताया, तलाक से संबंधित, है ना, जो पिछले कुछ टॉपिक में चर्चा हुई है अपनी, है, संपत्ति से संबंधित या गोद लेने से संबंधित। ठीक है, और या तीसरा हो गया, सबसे लास्ट पॉइंट था कि वो वाला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, है ना। तो अपने को अब समझ में आ गया कि धर्म, रक्त, स्थान, भाषा से परे सभी नागरिकों को एक समान कानूनों की वकालत करता है यूसीसी। और इन चीजों से परे तो मतलब किन चीजों के साथ? विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने संबंधी मामलों में एक समान कानूनों का, है ना, संहिताबद्धन करना। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया बहुत अच्छे से कि इसकी परिभाषा क्या है। हम बात करते हैं अब अगले अपने प्रश्न पे कि इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है? तो जी हाँ, बिल्कुल संवैधानिक, कुछ इसके संवैधानिक प्रावधान हमको देखने को जरूर मिलते हैं, जो हमारे संविधान के डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के भाग में आर्टिकल आर्टिकल 44 में इसको देखा जाता है। आर्टिकल 44 के तहत बात ये कही गई है कि राज्य, है ना, यथासंभव यूसीसी यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा लागू करने का प्रयास करेगा। तो इसके संवैधानिक प्रावधान हम दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप में देखें तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है, लेकिन उसकी एक अपनी विशेषताएं हैं और उसकी अपने एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसके टॉपिक चढ़ना, थोड़े वीडियो को लंबा करना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम समझ सकते हैं। और अगर दूसरे क्वेश्चन पे बात चले तो हमको हमको इतना पता चल गया है कि यूसीसी क्या है और इससे संबंधित क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो जी हाँ, आर्टिकल 44 में इससे संबंधित प्रावधान है। इसमें दूसरा प्रश्न और बड़ा प्रश्न आता है कि सर इससे फायदा क्या होगा अगर यूसीसी देश में लागू होती है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो हमको अगर टू द पॉइंट हम बात करते हैं, हम वही करने आए हैं कि पहली बात इससे फायदा होगी, जो मौजूदा कानूनों में ढुलन तंत्र को मजबूती तो मिलेगी, साथ ही साथ कानून एक संहिताबद्ध रूप में होगा, जिसके पालन में आसानी हो जाएगी, परिणाम पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, कि जो अभी अलग अलग कानून है और जो कानूनों में ढीलापन है, वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगा। साथ ही कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे अपने। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब सीधा सा है कि तलाक से संबंधित जो सिस्टम है और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं होगी और चीजें आसान, थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी विभिन्न वर्गों में। अनुप्रयोगों से के भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगी। बात वही है कि अनुप्रयोगों के जो भेदभाव है ना, और असंगति के जो जोखिम उठते रहते हैं, वो बहुत कम होगा। धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के बेस पर भेदभाव कम होगा, जो अपनी भारत की विशेषता ही रही है कि ऐतिहासिक परिदृश्य उठा के देखें तो धार्मिक मामलों पे बहुत ज्यादा समस्याएं उठी हैं। तो अगर इस समस्याओं को थोड़ा सा न्यून करने की प्रयास में अगर हम करते हैं, तो धर्म व व्यक्तिगत मामलों की जो कानून है ना, उनमें जो असंगति है, उनके जोखिम को हमको कम करने में मदद मिलेगी। सुनिश्चित होगा कि कानूनों के तहत सभी को एक समान अधिकार व सुरक्षा प्राप्त हो। इससे भारतीय विधिक प्रणाली का अपडेशन का अवसर होगा और सामंजस्य का मौका भी मिलेगा। जो भारतीय विधिक प्रणाली है अपनी, इसमें यूसीसी लागू करने से थोड़ा सा अपडेशन मिलेगा और साथ ही साथ इसमें सामंजस्य का उदाहरण देखने को अच्छा खासा मिलेगा हमें। और साथ ही साथ यूसीसी लागू होने से वुमेन इंपावरमेंट का कनेक्शन सीधा सा है कि यहाँ पे लैंगिक जो विषमता है ना, लैंगिक जो विषमता है, चाहे वो 3 तलाक से संबंधित हो, चाहे वो अन्य मुद्दों से संबंधित हो, इसमें थोड़ी सी वुमेन राइट इंक्रीजमेंट होगी और अखंडता, देश की एकता और अखंडता भी मजबूती मजबूती मिलेगी। ठीक है, हम अगर अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लागू क्यों नहीं हो पा रहा है और समस्या कहाँ है? अगर हमारे देश में इतने फायदा ही है, अगर भारत में यूसीसी लागू करने से हमको सर आप इतने फायदे गिना रहे हैं, तो फिर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है ना? कहने को तो जब से संविधान लागू हुआ है और आज तक यूसीसी की इतनी चर्चा चल रही है, हर यूट्यूब चैनलों पे चर्चा चल रही है, हर मतलब राजनीतिक दल की यूसीसी की चर्चा करके जा रहा है। जब इतना ही जरूरी है तो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने सालों का गैप हो गया तो क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? इसके कुछ बेसिक रीजन है टू नॉट अप्लाई यूसीसी इन द कंट्री। कि अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन, मेन जो वजह से क्यों नहीं हो पा रहा है, पहला अगर हम कारण बोलते हैं कि देखते हैं विविधता का कारण है सर। विविधता का कारण, ये विविधता कैसे कारण है? क्या भारत
अभी भारत की सबसे बड़ी परिभाषा विविधता है, और अनेकताओं में एकता का जो देश है, विविधता कैसी इससे समस्या बनने लगी यूसीसी को लागू करने में? सर इसकी एक अपनी अलग समस्याएं हैं जो यूसीसी को लागू करने में रुकावटें पैदा कर रही हैं। कि जैसे कि विविधता का सीधा सा मतलब है कि अनेक जाति, नस्ल व धर्म, है ना, धर्म के लोग इसमें मौजूद होंगे। लेकिन अगर एक इन सभी को एक कानून में हम संहिताबद्ध करने की कोशिश करेंगे और एक कानून में चालित और संचालित करने की कोशिश करेंगे, सर कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना सर, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। हर एक टॉपिक में हम सबको एक मत नहीं रख सकते हैं। समस्या क्या है? समस्या थोड़ी सी अल्पसंख्यकों को देखने को मिलती है। इनकी समस्या क्या है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 का वायलेशन होगा जो दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, उसका इनको लगता है कि वायलेशन होगा। अगर संविधान में दिया गया है कि हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, तो फिर सरकार का हस्तक्षेप, यूसीसी लाना सरकार का हस्तक्षेप ही माना जाएगा। इस वजह से उनको ये रास नहीं आ रहा है। अगर सब पर एक समान लॉ थोपा जाएगा तो आर्टिकल 25 है ही क्यों, इसको फिर हटा दिया जाए ना। प्रॉब्लम ये भी है कि अल्पसंख्यकों के निजी कानून उनमें धार्मिक आस्था पर आधारित है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बात किसी और चीज की हो तो मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन जहां तक बात धर्म की है तो वहां पे थोड़ी सी मैनेजमेंट करना और एडजस्टमेंट करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक के जो भी अल्पसंख्यक है देश में, उनके क्या है कि उनके जो निजी कानून है ना, उनके निजी कानून धार्मिक आस्था पर निर्भर करते हैं, बहुत धार्मिक आस्था पर निर्भर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात देखने को मिलती है कि यूसीसी लागू क्यों नहीं हो पा रही। अगर हम इसी चीज में पहला चीज तो हम डिस्कस कर लिए कि विविधता है सर, कि विविधता किस प्रकार से यूसीसी को लागू नहीं करने दे रही है, किस प्रकार से इसमें अड़चने हैं, है ना। दूसरा टॉपिक, अगर दूसरे कारण की बात करते हैं कि राज्य का स्वरूप, हमारे उद्देशिका में ही लिखा है कि राज्य का स्वरूप थोड़ी सी धर्मनिरपेक्ष रूप से धर्मनिरपेक्ष है, और इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य, है ना, धार्मिक मामलों पर ना ही किसी का पक्ष लेगी और ना ही किसी का विरोध करेगी, ना ही किसी का विरोध करेगी। तो अतः इनका यूसीसी बनाना ना, नगरी लगता है कि ये यूसीसी बनाना राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलता है, तो संवैधानिक पॉइंट से जो है छेड़खानी हो रही है। इस वजह से इनको यूसीसी लागू करने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। अतः अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आम सहमति का अभाव भी हो जाता है कहीं ना कहीं। तीसरा कि यूसीसी लागू करने का सबसे बड़ा रोल होता है राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन सबसे बड़ा इनका विशेषता रही है कि जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, सिर्फ सिर्फ यूसीसी को एक सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करी है। इन्होंने कोई भी कठोर कदम उठाने की कोशिश नहीं करी ताकि यूसीसी का एक स्टेप भी आगे जाए। हालांकि वर्तमान सरकार इसमें बहुत प्रयासरत है। तो आगे देखते हैं कि आने वाले टाइम पे यूसीसी की बात कहाँ तक जाती है, ग्राउंड लेवल पर कहाँ तक उतरता है। ठीक है। और हम अगर जो मेरे पर्सनल ओपिनियन पर जाएं तो मुझे सबसे बड़ा समस्या यूसीसी लागू ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन लगता है यार कि जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव किन में है? हम में है सर, हम में। जानकारी का अभाव हम में। कैसे? कि वनली अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई यूसीसी लागू करने के पक्ष में है या विपक्ष में है तो किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है ना। और जानकारी का अभाव मैं इस बेसिस पर बोल रहा हूँ कि जितने भी इनको लग रहा है कि यूसीसी लागू नहीं हो या यूसीसी लागू होने से ये समस्याएं हैं, तो शायद वो धर्म पर अपना हमला मानते हैं। उनको वो अपने धर्म पर अटैक मानते हैं इस चीज को, कि हम अपने पर्सनल कानून से ही चलेंगे। तो वेल एंड गुड, वो उनकी राय है। उनको शायद लाभ के बारे में पता नहीं है इतना ज्यादा, है ना। चुनौतियां क्या होंगी इसके बिना, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस कम है। और मुझे जहां तक लगता है सबसे बड़ी बात की गलत इंफॉर्मेशन सांप्रदायिक तत्वों से प्राप्त सूचना पर आधारित ज्ञान से संचालित होने लगते हैं। होता क्या है कि यूसीसी ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लागू ना करने और इसके विपक्ष में होने के जो आधार है ना, विपक्ष में ना होना एक इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि हम विपक्ष में क्यों हैं, और जो क्यों है ना, इसका जवाब उनको मिलता है सांप्रदायिक सांप्रदायिक तत्वों से। तो समस्या ये है कि इनके पास गलत जानकारी है इसके बारे में ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या होती है यूसीसी को लागू करने में। इन सभी नागरिकों से इन सभी समस्याओं से मुद्दा नीरस हो ही जा रहा है। हालांकि इससे इसके लागू होने की बात या प्रयास संविधान लागू होने के बाद से ही चलती आ रही है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर इसका कुछ समाधान दिख नहीं रहा है। पॉइंट ये भी है सबसे बड़ा कि सर अगर यूसीसी का मुद्दा इतना नीरस ही है तो बीच बीच में बात क्यों उठती है। हाँ बिल्कुल बात सही है। 1985 और 1995 में जो दो केस हुए थे बहुत बड़े, शाहबानो केस आपको शायद पता होगा, और सरला मुदगल केस, शाहबानो केस, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी की अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखने की है कि शाहबानो केस और सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर टिप्पणी करी। उसके बाद से यूसीसी ने जोर पकड़ा, फिर भी कोई ठोस पहल हमको देखने को नहीं मिली सरकार के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में यूसीसी की डिमांड करता है, यूसीसी के प्रोग्रेस पर रिपोर्ट मांगता है, बट अभी भी कोई ऐसी पुख्ता जो कदम है अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि हमको पता चल गया कि यूसीसी क्या है, ठीक है, हमको पता चल गया कि यूसीसी क्या है। ये भी पता चल गया हमें कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है। हमें पता चल गया कि इससे फायदा क्या है,
पता चल गया कि इसके नुकसान क्या है, ठीक है। और पता चल गया कि गवर्नमेंट क्यों नहीं लागू कर पा रही। लागू इसलिए नहीं कर पा रही कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि चाहे वो विविधता हो, चाहे अन्य ऐसी चीजें हो, चाहे विविधता हो, चाहे जानकारी का अभाव हो, चाहे राजनीतिक दलों का नीरस भाव हो, इन सारी समस्याओं से यूसीसी लागू नहीं हो पा रहा है। सबसे लास्ट पॉइंट मेरा कहने का है कि, और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है कि व्हाट शुड बी द सोल्यूशन। अगर हम इतने सवाल उठा रहे हैं, हम इतने फायदे जान रहे हैं, हम इतने नुकसान गिना रहे हैं, तो हमको नुकसान की भरपाई करने का सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, और नहीं भी तो ढूंढना चाहिए, है ना। हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके समाधान के लिए क्या करें, कैसे करें और कितना करें, है ना। तो हमारी बात सिर्फ ये है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट बने रहिएगा कि हमारा सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहला सोल्यूशन हमको क्या लगता है कि जहां पे समस्या है ना सर, जहां पे प्रॉब्लम्स है, हम स्रोत पे ही अटैक करें ना। जैसे कि हमें समस्या है कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं और उन विचारों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो हम कर क्या सकते हैं कि कोर्ट को व्यक्तिगत मामलों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करना होगा ना। कोर्ट को सभी मामलों पर विचार करना होगा, सभी मामलों की कमेटी बिठानी चाहिए, विषय विशेषज्ञ आए और इसमें चर्चा करें और सब पर एक ड्राफ्ट तैयार करें, है ना। इसमें लॉ कमीशन का रोल बहुत बड़ा हो सकता है सर। लॉ कमीशन चाहे तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है और इसको ना एक सही बेहतर रास्ते पर ला सकती है। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर रीथिंक और स्ट्रक्चर्ड करने के लिए एक बेहतर प्लान के साथ आना होगा, है ना। जैसे विवाह हो गया, वही बात वही है कि जो तलाक हो गए, जिस बेसिस पे भी बात चल रही है, पुनर्विवाह हो गया या फिर, है ना, गोद लेने की प्रथा होगी, इन जो सभी कानूनों में जो असंगतियां है ना, इनमें एक बेहतर प्लान के साथ बाहर आना होगा। एक बेहतर प्लान के साथ बाहर आना होगा, है ना। इसके लिए कमेटी बिठाई जाए, है ना, इसमें विषय विशेषज्ञ हो, तो इन सारी चीजों से हम एक नई चीजें, एक नई समस्या देख पाएंगे, और उन समस्याओं को जब समस्या देख पाएंगे तो फिर उनके सुलझाने के भी अनेक रास्ते खुलेंगे, है ना। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा न सिर्फ शरिया लॉ 1937 में, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में भी सुधार की आवश्यकता है। अगर हम कानूनी सुधार की बात करें ना सर, कानूनी सुधार की बात, कि कानून में हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। शायद जब मैं आपको बोल रहा था सबसे शुरू में कि यूसीसी की परिभाषा क्या है, कि मतलब अलग अलग धर्म के अलग अलग निजी 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 कानून है और उन्हीं कानूनों से चालीस संचालित होते हैं। तो कानून कौन से हैं? तो यही कानून है सर, जैसे कि शरिया लॉ, है ना। शरिया लॉ हो गया 1937, ये हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955, है ना। ये हो गया क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, और ये हो गया पारसी मैरिज एक्ट हो गया 1936। यही यही कानून है जिन कानूनों से वो संचालित हो रहे हैं। और यूसीसी का कहने का मतलब है कि ये कानून सारे रद्द हो और मैं एक नया कानून लाके दे रहा हूं जो इन कानूनों से, है ना, सारे धर्म के लोग संचालित होंगे। बात सिर्फ इतनी है। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि समाज सुधार एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जहां तक मेरी पर्सनल राय है कि मुझे तो यही लगता है कि अगर जब तक समाज सुधार नहीं हो रहा है ना सर, तब तक कोई भी चीज, ना सिर्फ वो यूसीसी की बात हो, बल्कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो देश में सकारात्मक परिणाम नहीं छोड़ेंगे। समाज सुधार से कहने का सिर्फ मेरा मतलब है कि जागरूकता कितनी है समाज में, किसी भी नए चीज को धारण करने की सहन शक्ति और जागरूकता कितनी है। बहुत ही समस्या होती है जब किसी हम पारंपरिक चीज को छोड़ के एक नए चीज में प्रवेश करते हैं, तो समस्या बहुत ज्यादा होती है मैनेज करने में, एडजस्टमेंट करने में। तो समाज इसके लिए कितना तैयार है, और तैयार तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा, समाज के बारे में, उसके समाज को उसके फायदे और नुकसान के बारे में पता होगा। अगर समय के साथ हमको यूसीसी तो लाना है, ये तो समय की मांग है, तो समाज सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका हम समाज सुधार कहने का सिर्फ नहीं, इसके लिए कदम भी उठाना पड़ेगा। और कदम हम कहाँ से उठा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल तो यही है कि हम कदम कहाँ से उठा सकते हैं। तो पहली बात है कि आजकल टेलीविजन का जमाना है सर, तो टेलीविजन का जमाना, तो हम काम तो वहीं से कर सकते हैं ना। ये तो बहुत छोटे लोग को भी और बहुत बड़े लोग के पहुंच में भी है, कोई समस्या है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो टेलीविजन है, इसमें अच्छी डिबेटें क्यों नहीं हो रही, अच्छी चर्चा क्यों नहीं हो रही, जो यूसीसी की जानकारी को पुख्ता करे, इसके फायदे नुकसान के बारे में गिनाए, है ना, इसकी चुनौतियां गिनाए, है ना, इसकी डिमांड गिनाए क्या है, जरूरतें बताए। तो टेलीविजन पे अच्छी चर्चा क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए। इसमें स्कूली शिक्षा बहुत बेहतर कर सकती है सर, मुझे ऐसा लगता है इसमें स्कूली शिक्षा बहुत बेहतर कर सकती है ना। और तीसरा पॉइंट है कि उच्च मंचों में इस मुद्दे की अहमियत व जरूरत के बारे में बताना होगा। जिनके पास उच्च मंच है ना, उनको इस मुद्दे को उठाना होगा, ना सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि अनेक ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको देश की मांग है, जिनको समय की मांग है। उच्च मंचों पर इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, इसके फायदे नुकसान के बारे में बताया जाना चाहिए, समाज को शिक्षित करना चाहिए। हमें मानव अधिकारों पर निर्विवाद तर्कों की बेस पर वर्क करना होगा सर, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को जो खाका तैयार है ना, ये खाका सिर्फ दिखने के लिए ना हो, मेरे कहने का मतलब कि काम काम के लिए ना हो, काम होते हुए भी दिखना ही चाहिए, है ना। मेरा लास्ट पॉइंट होगा इसमें कि लागू करने की ऐसे कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाने चाहिए, है ना, कि जो ये ग्राउंड लेवल पर दिख सके। तो लागू करने में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो धार्मिक नेता होंगे, है ना, हमारे समाज में जो बहुत सारे धार्मिक नेता तो होंगे ही, है ना, कानूनी विषय विशेषज्ञ होंगे,
कानूनी विषय विशेषज्ञ होंगे और समुदाय के प्रतिनिधियों सहित जो समुदाय के जो कुछ प्रतिनिधि सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं, इनको एक विस्तृत श्रृंखला में सम्मिलित करो, इस पे चर्चा करो, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाओ और उन पॉइंट्स को उन जो चुनौतियां उनको समाधान करके है ना एक बेहतर प्लान के साथ समाज में ये सारी चीजों को रखने की आवश्यकता है। हमें इन सारी चीजों का परिणाम हमें चाहिए कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, है ना। हमें कानूनों के ढेर से नहीं बल्कि सद्भावना से एक देश की आवश्यकता है और जिसके लिए यूसीसी की जरूरत है। और यूसीसी क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह है और इसकी क्यों जरूरत है, चुनौतियां क्या है, गवर्नमेंट क्यों लागू नहीं कर पा रही। आई होप आप इसमें तो मोटा मोटा समझ पा रहे होंगे। हम अगली वीडियो में इससे आगे बढ़कर कुछ और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो थोड़ी आपकी जानकारी को विस्तृत करेगी। जय हिंद।